A very warm welcome to Study IQ, my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आज 24 सितंबर 2020 है, दिन है थर्सडे. दिन की शुरुआत करूंगा थॉमस जेफरसन के एक इंपॉर्टेंट कोट के साथ. वन मैन विथ करेज इज ए मेजोरिटी. मेजोरिटी में अगर आप देखें, मीन्स मेजोरिटी को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग जो हैं वो डर जाते हैं, हिम्मत नहीं करते. लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप अपने आप में एक मेजॉरिटी हैं. आप इस चीज़ को सोचिएगा, आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा. इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है. ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है. इट कवर्स योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन. 30 सितंबर तक हमारे स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर एक ईएमआई की ऑफ़र भी अवेलेबल है. ऑफ़र के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, स्मार्ट कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज़ गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड कीजिए. सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल. यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक. आज हमारे टेबल के ऊपर है टोटल 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. कुछ न्यूज़ आइटम्स को भी देखेंगे. सबसे पहले बात करते हैं ए लाइट टच के बारे में. अभी कुछ ही दिनों पहले गवर्नमेंट ने ये बताया, एंड इनफैक्ट 2 बार गवर्नमेंट ने ये बताया है कि सून वी विल हैव मोर रूल्स टू टैकल अनलॉफुल कंटेंट एंड हार्म कॉजिंग डिसइंफॉर्मेशन इन द डिजिटल स्पेस मीडिया. सरकार ने बेसिकली ये सिग्नल भेजा है या फिर ये बताया है कि आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में हमारे पास कुछ और ऐसे रूल्स आएंगे, कुछ और ऐसे रूल्स ऐड किए जाएंगे जिसकी वजह से हम अनलॉफुल कंटेंट जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, डिजिटल मीडिया स्पेस के ऊपर जो अनलॉफुल कंटेंट अवेलेबल हैं और इसी के साथ साथ जो हार्म कॉजिंग डिसइंफॉर्मेशन है, इनको हम और अच्छी तरीके से टैकल कर सकें. यहाँ पर शब्द यूज़ किया गया है टैकल रादर देन एलिमिनेटिंग इट ऑल टुगेदर. क्या हम 100% फेक न्यूज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं? आई एम नॉट श्योर, मुझे पता नहीं है. मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हद तक हम उसको डिलीट कर सकते हैं या फिर एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन 100% इसको डिलीट करना जो है वो शायद फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है. आई एम नॉट सेइंग कि ये इम्पॉसिबल है, फ़िलहाल ये पॉसिबल नहीं है. फ्यूचर में शायद ये हो सकता है, क्योंकि फेक न्यूज़ जो हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि डिजिटल मीडिया आ गया उसके बाद ही फेक न्यूज़ हमें देखने को मिले. आपने कई बार ये सुना होगा कि इंटरनेट के आने से पहले ये बहुत ही कॉमन चीज़ थी कि लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते थे. कहीं पर सुनी हैं, कई लोगों की ऐसी आदतें होती हैं कि दे विल टेल यू कि उन्होंने ये देखा था या फिर उनके एक रिलेटिव ने ये देखा, उनके रिलेटिव जब यूएसए में गए तो वहाँ पर ये था वो था. और उसके बाद अगर आज हम उन्हीं बातों को याद करके गूगल करें तो पता चलता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो सही नहीं थी. दे वर ऑल एक्साजरेटेड क्लेम्स, बड़ी बड़ी बातें थी, फेक आइटम्स थी या फिर फेक न्यूज़ थे. और हार्म कॉजिंग डिसइंफॉर्मेशन, हमारे देश में ऐसे फेक न्यूज़ की वजह से बहुत सारे लोगों की हत्या हुई है, रायोट लाइक सिचुएशन हुई है, और ये दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रश्न भी है. पहले भी ऐसी चीज़ें होती थी, जितने भी रायट्स होते हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं, उसमें आपको ऐसा ही हार्म कॉजिंग डिसइंफॉर्मेशन ही दी जाती है, आपको डराया जाता है, उसके बाद ही लोग जो है वो अपने हाथों में हथियार उठाते हैं. लेकिन एनीवे, उन सारे डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं. सोशल मीडिया या फिर डिजिटल मीडिया स्पेस की वजह से जो स्प्रेड की स्पीड है वो सेकंड्स में आ चुकी है. एंड दैट इज़ द मेन थिंग कि जिस जिस हिसाब से, जिस स्पीड से ये डिसइंफॉर्मेशन या फिर अनलॉफुल कंटेंट स्प्रेड किया जा सकता है, वायरल हो जाता है, फिर उसको रोकना जो है वो एक बहुत ही चैलेंजिंग, नियरली इम्पॉसिबल चीज़ जो है वो बन जाती है. सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया है कि रेगुलेशन ऑफ वेब बेस्ड डिजिटल मीडिया इज़ द नीड ऑफ द आवर. सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये जो सुदर्शन टीवी का पूरा जो एक मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था, जिसमें यूपीएससी जिहाद को लेकर ऐसे कुछ जो एंकर थे उन्होंने कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए थे, इसके ऊपर सिद्धांत अग्निहोत्री ने एक लेक्चर भी बनाया है. यू कैन चेक इट आउट ऑन आवर चैनल स्टडी आईक्यू के ऊपर ये अवेलेबल है. तो आप उसको, अगर ज़्यादा सुदर्शन टीवी वाली जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, देन यू कैन वॉच दैट वीडियो.
तो इस मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बुलाया था कि आप अपना ओपिनियन दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह बताया है कि ये जो वेब बेस्ड डिजिटल मीडिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जनरल जो डिजिटल मीडिया उसके बारे में बुलाया था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना यह है कि वेब बेस्ड डिजिटल मीडिया जो है उसको रेगुलेट करना जो है ये नीड ऑफ द आवर है। और हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के, तो उन्होंने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरीज गाइडलाइंस रूल्स 2011 विल बी आउट सून। इसको जल्दी लॉन्च किया जाएगा ताकि जो इंटरमीडियरीज हैं, जैसे कि फेसबुक जो है ये एक इंटरमीडियरी बन चुका है या फिर बन गया है, तो इसमें आप भी हैं और मिस्टर एक्स या फिर मिस वाई भी हैं इसमें। तो आपने कुछ ऐसी बात बताई जो एक्स या फिर वाई कम्युनिटी के लिए अभद्र हैं, उनके खिलाफ हैं, हार्म कॉजिंग डिसइंफॉर्मेशन है, अनलॉफुल कंटेंट आपने शेयर किया। तो ये जो एफबी हैं जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस प्रकार के कंटेंट को वो कंट्रोल करें और डिलीट करें। तो इसको लेकर गवर्नमेंट जो है वो और ज़्यादा रूल्स लेकर आने वाली है इन दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरीज गाइडलाइंस रूल्स 2011। मोर रेगुलेशन विल सोल्व दिस issue of harm causing disinformation, fake news, unlawful content is a fanciful idea। ज़्यादा रूल्स से क्या आप इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे? अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज नो। उसके पीछे रीज़न है, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, राइट? ट्रैफिक सिग्नल्स को लेकर रूल्स हैं, फिर आई कैन गो ऑन एंड ऑन, सीट बेल्ट पहनना, मैं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, कचरा यहाँ वहाँ ना फेंकना, सारे रूल्स हैं। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं? ऑफ कोर्स होती है। रूल्स जो हैं मेरे हिसाब से 50% का काम करते हैं, बाकी का जो 50% है दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन। तो सिर्फ ज़्यादा रूल्स अगर हम लेकर आएंगे और हम ये समझेंगे कि और स्ट्रिक्ट रूल्स से ये हार्म कॉजिंग, फेक न्यूज़ एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी, तो ये एक फैंसीफुल आइडिया है, ये एक ख्याली पुलाव है, इससे कुछ नहीं होगा। वी हैव लॉज, व्हाट इज़ लैकिंग इट इज़ इट्स यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, कंट्रोवर्सी हुई थी, याद दिलाना चाहूँगा कि फेसबुक में बीजेपी के एक एमपी ने कुछ लिखा था और फेसबुक में ये बातें चल रही थी कि ये चीज़ आप डिलीट मत कीजिए या फिर इसको ये मत कीजिए, क्योंकि अगर ये करेंगे तो जो सरकार है, रूलिंग पार्टी जो है वो नाराज़ हो जाएगी। तो आपके पास अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो सरकार को ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि इसका यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन हो। ऐसा नहीं कि रूलिंग पार्टी के व्यक्ति ने कुछ किया तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ना हो, किसी ओपोजिशन या फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने किया तो इसके ऊपर हो, राइट? तो यहाँ पर कोई किसी एक सरकार की आलोचना की बात नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज, कोई भी रूल किसी भी देश में, किसी भी समाज में यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसका बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर एक दूसरा जो प्रश्न दिमाग में आता है वो ये है कि इंटरनेट जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर फ्री शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ अवेलेबल हैं। इंटरनेट एक्सपांड हुआ और इंटरनेट एक्सपांशन की वजह से समाज एक्सपांड हुआ, तो ये सारे फ़ायदे जो हैं इंटरनेट के, तो ये तब तक रहेंगे जब तक ये फ्री शेयरिंग चलेगा। अगर रेगुलेशन के नाम पर सेंसरशिप ऐड की जाती है और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स लाए जाएं और उसके बाद आप कुछ लिख ना सकें या फिर लिखने से डरने लगें, तो ये जो सेंसरशिप अगर क्रिएट होगी तो फिर ये इंटरनेट के लिए और ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए भी, ह्यूमन बीइंग के प्रोग्रेस के लिए भी ये एक नेगेटिव चीज़ होगी। तो सरकार को यहाँ पर एक फ़ाइन बैलेंस रखने की आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ अगर आप और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े थोड़े टाइम के बाद लेकर आएंगे, तो जिन कंपनीज ने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं, एफबी, अमेज़ॉन एक्सेट्रा, ये जितने भी बड़ी ब्रांड्स हैं, उन्होंने जो भारत में इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो फिर उनका इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा और इसी के साथ फिर नई कंपनीज भी भारत में आने से घबराएगी कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद सरकार कोई नया रूल लेकर आती है। तो ऐसा भी सिग्नल जो है वो मार्केट में नहीं जाना चाहिए। तो ए लाइट टच जो टाइटल है उसका बेसिक मतलब यही निकलता है कि एक वेल बैलेंस्ड, वेल कंसिडर्ड रूल या फिर इंटरवेंशन लाने की आवश्यकता है। अच्छे रूल्स हों और उसका परफेक्ट या नियर टू परफेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है, यही इन चीज़ों को रोक सकता है। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आता है तो डियर फ्रेंड्स प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर
यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दिया है, तो 3 और स्टूडेंट्स को स्टडी आईक्यू के बारे में ज़रूर बताइएगा। अनलॉकिंग कैंपसेस, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। मैं इस टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ूँ उससे पहले कुछ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वे फैक्ट्स नहीं हैं जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होंगे कि कब इसकी स्थापना हुई एंड थिंग्स लाइक दैट। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप खुद देख सकते हैं। अगर आप नहीं देखते हैं तो ये आपकी आलस है जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, राइट। मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक स्पून फीडिंग की एक बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं कि आप एक एक लाइन जो है वो बताइए और ट्रांसलेट कीजिए और समझाइए। देखिए, दैट इज़ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, राइट। एनालिसिस जो है दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत लिखिए, ऐसे रिक्वेस्ट मत कीजिए। ये रिक्वेस्ट मैं फुलफ़िल नहीं कर पाऊँगा ट्रांसलेशन की। मैं यहाँ पर आपको उससे कई ज़्यादा अच्छी और आपको काम आने वाली चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर आपको ट्रांसलेशन मिलेगा। दिस इज़ ए प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको एनालिसिस मिलेगा। एनीवे, टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अब देखिए इसका नाम ग्रांट्स, राइट। तो ग्रांट्स देने का काम जो है, मेन काम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का था कि सिर्फ ग्रांट्स देना, राइट। यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट्स प्रोवाइड करना, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट्स प्रोवाइड करने का काम था। लेकिन जो आपको पैसे देता है वो आपको पैसों के साथ साथ डिसीजंस भी सुनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू वन बेसिक एग्जाम्पल, हमारे ही जीवन का एग्जाम्पल। अगर आप मम्मी के पास या फिर डैडी के पास पॉकेट मनी लेने के लिए जाते हैं तो आपने कभी ना कभी तो ये सुना ही होगा कि पैसों को बर्बाद मत करना, पैसों को इन जगहों पर खर्च मत करना, पैसों को उन जगहों पर खर्च मत करना। और अगर आप पकड़े जाते हैं, फॉर एग्जांपल डैडी ने बताया कि पैसे जो हैं वो वीडियो गेम पार्लर में जाकर बर्बाद मत करना, इसकी किताबें खरीदना या फिर व्हाटएवर कुछ अच्छी चीज़ें करना। तो अगर आप वो नहीं करते और फिर आप वीडियो गेम पार्लर में से पकड़े जाते हैं तो फिर आपके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाते हैं, इज़न्ट इट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि जो पैसे देता है उनके डिसीजंस भी आपके ऊपर थोपे जाते हैं। अब वो सही है गलत है, आई एम नॉट दैट इज़ अप टू यू टू डिसाइड। लेकिन एज फार एज एजुकेशन इज़ कंसर्न तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन सिर्फ पैसे देने वाली एक बॉडी थी, लेकिन धीरे धीरे फिर पूरा कंट्रोल जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का आ गया, क्योंकि पैसे जो है वो इस कमीशन से दिए जाते हैं या फिर दिए जाते हैं भी। एनीवे, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक रिवाइज्ड एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च किया है। ये 2020-2021 का है और 1 नवंबर से जो फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके क्लासेस स्टार्ट किए जा सकते हैं, ऐसा इस कैलेंडर में हमें पढ़ने को मिलता है। इस कैलेंडर में 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, या तो आप ऑफलाइन पढ़ाइए या ऑनलाइन या फिर ब्लेंडेड, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सॉरी। अब यूएसए में ये चीज़ नोटिस की गई कि ये कॉलेजेस जो हैं उनको खोला गया, कुछ जगहों पर स्कूल्स को खोला गया, तो कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुके थे। ऑन एवरेज हर रोज़ कुछ 3000 जितने नए केसेस हमें देखने को मिले। ब्रिटेन में भी जो टीचर्स यूनियन है उन्होंने एक प्रकार से अपनी आवाज़ उठाई और बताया है कि सितंबर में जो स्कूल्स खोली गई हैं तो पुअर प्रिपेयर्डनेस से इसकी कोई अच्छी प्रिपरेशन पहले से नहीं की गई थी, और अब स्कूल्स खोली गई है तो इससे केसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और टीचर्स भी जो हैं वो घबरा रहे हैं। और जिस प्रकार से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस SOP फॉलो करना है तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट बन चुका है। अब भारत की अगर हम बात करें और भारत में अगर हम केसेस को कंट्रोल रखते हुए स्कूल्स और कॉलेजेस को खोलना चाहते हैं तो हमें वे सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जो जर्मनी, डेनमार्क और नॉर्वे जैसे देशों ने की है। सबसे पहले तो आपको फ्री RT-PCR टेस्टिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई स्टूडेंट को टेस्ट पॉजिटिव अगर कोई स्टूडेंट होते हैं तो फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। आपको याद होगा स्टार्टिंग में जब किसी को कोरोना वायरस होता था तो वो कितने लोगों को मिले हैं, तो ये पूरा एक थरो वर्क किया जाता था। पूरी अलग अलग ब्रांचेस
जितने भी लोग हैं तो उन सभी लोगों को टेस्ट किया जाता था, उनको ढूंढा जाता था, फिर उनको क्वारंटीन किया जाता था, लेकिन ये सारी चीज़ें अब बंद हो चुकी हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या सरकार के पास इतनी एनर्जी है कि वो फिर से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सकें? आई डोंट थिंक सो। दूसरी एक और चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि आज भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मल्टी जनरेशनल हाउस होल्ड्स में रहते हैं, यानी कि घर में नाना नानी, दादा दादी हैं, बुज़ुर्ग हैं। तो अगर कोई बच्चा स्कूल में से इन्फेक्शन लेकर घर आता है और घर में लेट्स से दादा या फिर दादी को, नाना या फिर नानी को, ऐसे एल्डरली जो सिटीजन्स हैं, उनको कोविड-19 हो गया, तो फिर उनकी हालत कितनी ख़राब हो सकती है। तो आई एम नॉट सेइंग कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि एक या तो एक थरो प्रिपरेशन हो, या तो फिर थोड़े और टाइम के लिए सरकार को सोचना चाहिए कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो हैं वो बंद रहें। और ऑफ कोर्स इससे नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन इसके साथ साथ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल कि बहुत सारे परिवार जो हैं वो बर्बाद ना हो, उसके लिए भी हमें एक चिंता जो है वो करनी चाहिए। एफिकेसी ऑफ फीमेल लीडरशिप। जर्मनी, ताइवान और न्यूजीलैंड, ये 3 ऐसे देश हैं जिनके अगर आप गवर्नमेंट के हेड को देखें तो दे आर फीमेल, राइट। आप जर्मनी में मीन्स वर्ल्ड की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक एंजेला मर्कल हैं। ताइवान और न्यूजीलैंड के गवर्नमेंट के हेड का नाम क्या है बताइए कमेंट सेक्शन। वहाँ के प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, तो उनके नाम आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। ये आपके लिए आज का एक प्रश्न है। तो ये 3 देशों की अगर एक कॉमन चीज़ देखी जाए तो तीनों देश जो हैं वो काफ़ी एक उनकी तरक्की काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे हिस्टोरिकल रीजंस हैं। तो ऐसी एक चीज़ जो अगर हम एनालाइज करें कि अगर कोई महिला लीडर है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो एक चीज़ ये तीनों देशों में कॉमन है, तो वो ये है कि इन तीनों देशों ने कोविड-19 को हैंडल करने में काफ़ी एक अच्छा परफॉर्मेंस डिस्प्ले किया है। यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएसए में एक स्टडी कंडक्ट की गई और इस स्टडी ये डिटेल्ड एक रिसेंट स्टडी है। देखिए यहाँ पर शब्द है डिटेल्ड, ऐसे नहीं है कि ऊपर ऊपर से एक स्टडी की गई, एक थरो स्टडी कंडक्ट की गई थी बाय रिसर्चर्स। और फिर ये पता चलता है कि वे सारे राज्य जहाँ पर फीमेल गवर्नर्स हैं तो वहाँ पर कोविड-19 रिलेटेड मृत्यु के केसेस काफ़ी कम हुए हैं। और इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो ये है कि वहाँ के जो गवर्नर्स हैं उन्होंने टाइम पर डिसीजन लिया, एक अर्ली डिसीजन लिया कि आप स्टे एट होम ऑर्डर या फिर लॉकडाउन जो है उन्होंने स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर कर दिया था, एक राइट टाइम पर लॉकडाउन को डिक्लेयर कर दिया, तो इसकी वजह से बहुत सारी जानें जो हैं वो बच पाई। The authors of the study conclude that women leaders are more effective than their male counterparts in times of crisis। कि जब क्राइसिस है या फिर कोई इमरजेंसी है, कोई मुसीबत का वक्त जब होता है, तब महिला लीडर्स जो हैं, महिला नेता जो हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं कंपेयर टू मेल काउंटरपार्ट्स। ऐसा इस स्टडी के जो ऑथर्स हैं उनका कहना है। कुछ जगहों पर डेफिनेटली ये बात सच है, लेकिन हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। अगर जनरलाइजेशन करेंगे तो उसी ट्रैप में फंस जाएंगे कि कई जगहों पर आज भी ये मान्यता है कि पुरुष जो हैं वो अच्छे लीडर्स बन सकते हैं कंपेयर टू फीमेल। तो यहाँ पर कुछ स्टडीज़ ऐसा बताएगी कि फ़ीमेल जो हैं वो अच्छे लीडर्स बन पाएंगे कंपेयर टू मेल काउंटर पार्ट्स। तो ये जो तू मैं हैं या फिर ये जो एक नेवर एंडिंग जो सर्कल है वो या फिर एक चीज़ जो है वो चलती ही रहेगी। आई थिंक द मेन प्रॉब्लम इज़ कि हम क्या करते हैं, हम मेल और ये मेरा पर्सनल विचार है, आप इससे थरोली डिसएग्री भी हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूं, फिर आप खुद सोचें। द प्रॉब्लम इज़ कि हम क्या करते हैं, मेल और फीमेल जो हैं उनको इक्वल करने की कोशिश करते हैं। जब हम कहते हैं कि ये इक्वल करने की कोशिश या फिर इक्वल, दैट मीन्स मेल्स की जो भी उनकी खासियत है, उनकी यूनिकनेस है, वो यूनिकनेस हम इग्नोर कर देते हैं। सेम थिंग विद फीमेल्स। फीमेल्स को जब हम कहते हैं कि फीमेल्स आर इक्वल टू मेन, तब हम यही करते हैं कि फीमेल्स की जो क्वालिटीज़ हैं उनको नज़रअंदाज करते हैं और मेल्स की जो क्वालिटीज़ फीमेल्स में देखने को मिलती हैं उनको हम कंपेयर करके कहते हैं कि फीमेल्स आर इक्वल। मेल एंड फीमेल दे आर नॉट इक्वल,
राइट, दे आर यूनिक। ये दोनों अपने आप में यूनिक हैं और दोनों 50-50% इस पूरी दुनिया में जो इंसान है तो उसमें 50% मेल है, 50% फीमेल है। तो दोनों की खासियत है। यस, व्हाट वी कैन डू इज, ये दोनों की जो यूनिकनेस है उस यूनिकनेस का इस्तेमाल जो है वो इंसानियत और ओवरऑल जो हमारी पृथ्वी है उसको और अच्छा बनाने में हम कर सकते हैं। लेकिन ये वर्सेस वाली सिचुएशन जो है, आई थिंक पर्सनली मैं ये बिलीव करता हूँ कि इससे कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक लंबे टाइम से ये इस प्रकार के आंदोलन और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उसमें हमेशा आपको बहुत डीप डाउन आपको वर्सेस वाली सिचुएशन ही मिलेगी, मेल वर्सेस फीमेल टाइप, राइट, कंपैरिजन एंड थिंग्स, रादर देन यूनिकनेस के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो पता नहीं क्यों, आई होप इसके बारे में भी डिस्कशन हो। एनीवे, इंडियाज ग्राम पंचायत्स, उसके ऊपर नज़र डालें। इंडियाज ग्राम पंचायत्स, फीमेल लीडर्स ऑल्सो ब्रिंग समथिंग क्वाइट डिफरेंट टू द टेबल। ऑफ कोर्स, जब जिन जगहों पर महिलाएं होंगी, महिला लीडर्स होंगी, तो वहाँ पर आपको एक फेमिनिज्म का टच भी देखने को मिलेगा। और आज तक एक लंबे टाइम तक पुरुषों ने ही खास करके पॉलिटिकल वर्ल्ड में एक लीडरशिप का रोल डिस्प्ले किया है। तो वहाँ पर हमें जो एक फीमेल टच भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 50% पॉपुलेशन दुनिया की इंसानों की बात करें तो फीमेल है। लेकिन अगर एक मेल ओरिएंटेड डिसीजंस ही लिए जा रहे हैं तो फिर फीमेल को रिप्रेजेंट या फिर फीमेल पार्ट जो हैं दुनिया का, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मीन्स उनके इश्यूज़, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी तरक्की, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक लंबे टाइम तक जब मेल डोमिनेंस रहता है तब वो चीज़ कहीं ना कहीं चली जाती है और उसके बाद उसकी इतनी वैल्यू भी नहीं रहती है। तो जिन जगहों पर फीमेल लीडर्स हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली एक नई चीज़ें हमें टेबल के ऊपर देखने को मिली है, एंड दैट्स अ गुड थिंग। फॉर एग्जांपल, महिला लीडर्स जो हैं वो उन सारी चीज़ों को डेफिनेटली प्रमोट करेगी जो महिलाओं के इंटरेस्ट में है, जैसे कि एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी है वो भरने का मेन रोल जो है, ऐसा नहीं कि हर एक घरों में, लेकिन 100 में से, अगेन आई एम डूइंग जनरलाइजेशन, लेकिन एक कॉमन सेंस से अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो 100 में से 90 घर आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर पीने का पानी जो है वो प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं की होती है। तो फीमेल लीडर्स जब आएंगे तो वो घर घर तक नल से पेयजल पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये बात कुछ रिसर्च, कुछ स्टडी में भी देखने को मिली है। नोबेल लॉरेट एस्थर डुफ्लो और को ऑथर हैं राघवेंद्र चट्टोपाध्याय, तो उन्होंने भी अपनी जो रिसर्च की उसमें ये पाया कि थोड़ी इफ़ेक्टिवनेस जो फीमेल लीडर्स की है वो ज़्यादा उनको देखने को मिली है। द राइट टू वोट इज़ आर्ग्यूबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ। जब हमें वोट देने का अधिकार मिलता है, और हमारा देश जो है इसने तो स्टार्टिंग से ही, जो पहला इलेक्शन हुआ था 1951-52 का, तो उस टाइम से ही महिलाएं जो हैं मीन्स उनको हक दिया गया कि आप वोट दे सकते हैं। हमारे देश में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि आप पैसों के आधार पर या फिर मेल हैं फीमेल हैं तो मेल है तो दे सकते हैं, फीमेल है तो नहीं दे सकते। यूएसए में 1920s तक ऐसा था। यूएसए डेमोक्रेसी जो है वो लंबे टाइम से 1786 और 7 में 89 में आई थिंक बन चुका था, 86 में, 1786 में, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग हियर। लेकिन इतने सालों से, इतने मीन्स 2 सदियों से यूएसए जो है वो एक डेमोक्रेसी था, लेकिन वहाँ पर फीमेल्स को अधिकार नहीं थे। हमारे देश में जब से हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया तब से हम एक यूनिवर्सल सफ्रेज जो कहते हैं तो उसको हमने अडॉप्ट किया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे देश में थियोरिटिकली या फिर फॉर्मली बहुत सारी चीज़ें हुई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो इलेक्शंस में खड़ी नहीं रहती हैं, और जो इलेक्शंस में खड़ी रहती हैं तो उसमें से कितनी महिलाएं जीतती हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, और कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस के ऊपर हैं। ये जो करंट सरकार है नरेंद्र मोदी साहब की सरकार, तो उसमें एक यूनिक चीज़ हमें देखने को मिली थी कि 2 इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और उसी टाइम पर डिफेंस मिनिस्ट्री 2 महिलाओं के पास थी, राइट। मैं बात करूं निर्मला सीतारमण जी, और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे उस टाइम पर हमारे सुषमा स्वराज जी। तो एक टाइम पर कैबिनेट में 2 इम्पोर्टेंट पोजीशंस के ऊपर महिलाएं थी। तो दैट मीन्स वो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल था, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। फीमेल मेंबर्स की बात करें तो 10% जितनी ही मिनिस्टेरियल स्ट्रेंथ जो है वो फीमेल्स की है, और हमारे देश में सिर्फ आज एक ही ऐसी महिला चीफ मिनिस्टर हैं, दैट इज़ ममता बनर्जी,
जो चीफ मिनिस्टर है, बाकी हर जगह पर आपको मेल चीफ मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं। इसका थोड़ा बहुत मीन्स अप था, कुछ जगहों पर कश्मीर में थे, फिर तमिलनाडु में थे, गुजरात में महिला चीफ मिनिस्टर थे, कुछ टाइम पहले की बात है। लेकिन फ़िलहाल तो सिर्फ एक ही है। 2019 इलेक्शंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्शन में सबसे ज़्यादा महिलाओं को यहाँ पर भेजा गया है, लेकिन टोटल स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो 14% ही है। तो इसको अगर हमें इंक्रीज़ करना है तो क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले वी नीड विमेंस रिजर्वेशन बिल। ये 24 सालों से पेंडिंग है। राज्यसभा ने इसको 2010 में पास कर दिया था, लेकिन आज भी लोकसभा और जो स्टेट्स में से भी आपको इसको पास करना पड़ेगा, तो ये पास नहीं हुआ है। तो इट्स बिन व्हाट अनदर 10 ईयर्स, तो टोटल 24 ईयर्स से ये पेंडिंग है। तो इसमें एक और चीज़ की जा सकती है, इस बिल को पास करने के साथ साथ अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, लेट्स से जस्ट मान लेते हैं कि अगर 100 टोटल एक इलेक्शन के लिए 100 कैंडिडेट्स को फील्ड करना है, तो उसमें से 50 कैंडिडेट्स अगर फीमेल हों और 50 कैंडिडेट्स अगर मेल हों, तो नेचुरली आपका रेशियो जो है, जो जीतेंगे इलेक्शंस, तो महिलाएं जो हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता जाएगा। 1/3 कोटा तो रखना ही चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज ये करेगी तो फिर ग्राउंड लेवल पर भी हमें एक बदलाव देखने को मिल सकता है कि ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस तक पहुंचेगी। फिर बात करते हैं सीइंग डिस्टोपिया इन इंडियाज़ डेमोक्रेसी। उटोपिया एंड डिस्टोपिया। उटोपिया यानी कि एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा समाज जहाँ पर सारी चीज़ें परफेक्ट होती है। डिस्टोपिया मीन्स एक ऐसी जगह जहाँ पर सारी चीज़ें परफेक्ट या फिर नेगेटिव होती हैं, राइट, नॉट परफेक्ट, इम्परफेक्ट या फिर नेगेटिव होती है। बहुत वहाँ पर इट्स लाइक हेल एंड हेवन। डिस्टोपिया इज़ मोर लाइक हेल एंड उटोपिया इज़ मोर लाइक हेवन। 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, और भारत, हमारा देश जो है, फॉर्मली ऑन पेपर डेमोक्रेसी हैं। हम जब डेमोक्रेसी की बात आती है तब हम बहुत ही शान से कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अगर किसी देश में है तो दैट इज़ आवर कंट्री इंडिया। एक एग्जांपल है, एक बहुत ही खूबसूरत अगर कोई बंगला है, राइट, आउटस्टैंडिंग है, बाहर से अगर आप देखें तो सारी लग्जरीज, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन उस घर के अंदर जब आप जाएं तब आप देखें कि उस घर के अंदर कोई ऐसा भी परिवार में व्यक्ति हैं, फैमिली मेम्बर हैं, जो भूखा सोता है, कोई ऐसा परिवार का मेंबर है जो बीमार है, लेकिन उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं है, और झगड़ा चल रहा है अंदर अंदर, और ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली अगर बंगला तो आपका बहुत ही अच्छा है लेकिन रहने वाले लोग खुश नहीं हैं, तो क्या आप कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट हाउस है? द आंसर इज़ नो। सेम थिंग अप्लाइज फॉर आवर कंट्री एज वेल। हमारे देश के अगर आप रैंक्स को देखें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को अगर हम देखते हैं, तो टॉप 10 कंट्रीज़ जो हैं वो वेस्टर्न यूरोपियन डेमोक्रेसीज़ हैं। इनफैक्ट यूएसए भी टॉप 10 में नहीं आपको देखने को मिलेगा। भारत का रैंक आप देखिए, 153 देशों में से हमारा रैंक है 144। तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये इंडेक्स जो है ये परफेक्ट है, इस इंडेक्स में भी बहुत सारी खामियां होगी, लेकिन हमारा रैंक कुछ ना कुछ तो डिस्प्ले करता ही है। अगर हम टॉप 20 में होते तब हम कह सकते कि चलो इसमें कुछ इसमें कुछ इश्यूज हो सकते हैं इस इंडेक्स में, और इसके ऊपर काम किया जा सकता है। लेकिन 144 है तो वी आर हमें इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए कि डेमोक्रेसी तो है, लेकिन क्या इस डेमोक्रेसी में लोग खुश हैं? क्या ये सारी चीज़ें लोगों को मिल रही हैं? इट इज़ द पीपल हु बिल्ड द इंस्टीट्यूशंस दैट मैटर। सारी चीज़ें सरकार के ऊपर हम नहीं छोड़ सकते हैं कि सरकार ऐसी इंस्टीट्यूशंस बनाएगी जिससे गलत चीज़ें ना हो। फॉर एग्जांपल करप्शन को लेकर आपको चाहिए व्हाट वी से दैट लोकायुक्त और लोकपाल। तो क्या लोकपाल आ जाने से करप्शन बंद हो जाएगा? नो। जब तक लोग, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम डेमोक्रेसी की बात करें, अगर हम चाइना या फिर दूसरे से ऑथोरिटेरियन देश की बात करें, तो वहाँ पर लोग कुछ भी चाहें, सरकार जो चाहेगी वो किया जाएगा, उसको फोर्स किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन होगा उसका। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में सारी चीज़ें सरकार नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन जो चीज़ें लोग चाहते हैं वो तो डेफिनेटली चीज़ें आपको देखने को मिलेगी ही। अगर लोग ही खुद तय कर लें कि बेटियां जो हैं उनकी
उनकी शादी जो है वो हम जब वो बच्ची हैं या फिर अंडर एज हैं, एडल्ट नहीं है, तब नहीं करवाएंगे, तो फिर सरकार अगर ये रूल भी लेकर आए कि 14 साल के बाद या फिर 16 साल के बाद आप लड़की जो है, बेटी जो है, उनकी शादी करवा सकते हैं, लेकिन एक बार समाज ने ये ठान लिया, लोगों ने ये ठान लिया कि जब तक उनकी पढ़ाई नहीं हो जाती, जब तक उनकी एक एज नहीं हो जाती, तब तक हम शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे, तो फिर कोई भी रूल आपको वो करवा नहीं सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, राइट। आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर रूल्स अगर आप बनाएं, लेकिन जब तक लोगों की मर्जी ना हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आंकड़ों के ऊपर नज़र डालें, 2019 का जो आंकड़ा है, तो 189 देशों में से हमारा रैंक है 129th। एक और इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, लिबर्टी एंड कैपेबिलिटी आर conjoined as the ultimate aspiration in a democracy। लिबर्टी, मैंने आपको या फिर सिस्टम ने आपको वोट देने का अधिकार दिया है कि जो महिलाएं हैं, लेट्स से महिलाएं वोट दे सकती हैं, ऐसा हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। एवरीवन इज इक्वल। रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कहते हैं कि महिलाएं जो हैं 18 ईयर्स से ज़्यादा उनकी एज है, तो फिर वो एक एडल्ट महिला जो है वो वोट दे सकती हैं। या लेट्स से कि इससे भी एक अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा, मान लीजिए कि एक ऐसा परिवार है जहाँ पर एक बेटी का जन्म हुआ। अब वो परिवार जो है वो बहुत ही पैसे वाला परिवार है, बहुत ही एक वेल्थी परिवार है। तो इस परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस परिवार की प्रथा ये है कि वो बेटियों को स्कूल्स में नहीं भेजते, वो कॉलेजेस में नहीं भेजते, राइट। एक टाइम के बाद उनकी शादी करवा देते हैं। तो एक पैसे वाले परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी क्या इस पर्टिकुलर बेटी को एजुकेशन या फिर खुद के पर्सनल डेवलपमेंट का कोई ख़ास फ़ायदा मिला? द आंसर इज़ नो। इन द सेम वे, अगर आपका जन्म एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हुआ है तो दैट्स अ गुड थिंग, राइट। लकीली दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन आपको लिबर्टी मिलती है ऑन पेपर, लेकिन आपकी अगर कैपेबिलिटी ही नहीं है, आपको वोट देने का अधिकार है, लेकिन जब आपके नेता कुछ गलत करते हैं तो आपकी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उनको सुधार सकें, तो फिर उसका क्या फ़ायदा रहा? इसलिए एक बहुत ही डीप मीनिंग वाली बात है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है, स्टेट इन एक आंध्र प्रदेश में, जो सदर्न आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर एक जगह पर ऐसा हुआ कि एक वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे, एमएलए और डॉक्टर जो हैं, उन्होंने ये बताया कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पर पर्याप्त बेड्स अवेलेबल नहीं हैं। तो उस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव ने, पॉलिटिशियन ने इस डॉक्टर साहब को ये बताया कि आपको मैं अंदर करवा दूंगा अगर ऐसी बातें आपने बताई तो, या फिर ऐसी कोई गलत बात आपने कही तो। अब एक डॉक्टर ये बता रहे हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव ये कह रहे हैं कि आपको अंदर करवा देंगे। तो ये डिस्टोपिया नहीं तो क्या है? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लूप होल्स हैं, ऐसी खामियां हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अब हमें डेमोक्रेसी को बंद कर देना चाहिए, नो, वी हैव टू रिपेयर इट, वी हैव टू फिक्स इट, वी हैव टू मेक इट बिट मोर मैच्योर। लेकिन सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर सकती, समाज को इसमें एक कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, बिकॉज वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी। द मेंटल हेल्थ नीड्स ऑफ द होमलेस, सबसे ज़्यादा मीन्स गरीब लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं किसी भी मैन मेड या फिर नेचुरल कैलामिटी से। लेकिन गरीबों में भी अलग अलग लेवल्स हैं, राइट। एक ऐसा गरीब जो गरीब है लेकिन उसके पास काम है, उसके पास वर्क है, वो हर रोज़ मेहनत मजदूरी करने के लिए जाता है और कुछ ना कुछ कमा कर लेकर आता है, अपने परिवार को खाना पीना खिलाता है, फिर सो जाते हैं। तो ऐसा एक गरीब है। उससे एक गरीब ऐसा है कि जिस व्यक्ति को हर रोज़ काम नहीं मिलता है, लेट्स से साल में 365 डेज़ में से उसको 200 डेज़ ही काम मिला है, तो उसका अगर आप देखेंगे तो हफ्ते में 2-3 बार वो एक अच्छा मील ले पाएगा, खाना पीना खा पाएगा, या फिर अपने परिवार को अच्छा खाना दे पाएगा। फिर उससे भी एक अलग कैटेगरी। तो ऐसे हमारे देश में इसके भी गरीबों की भी लेवल्स हैं। और शायद सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित है तो एक तो गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब, और ऊपर से मेंटल हेल्थ का पेशेंट, राइट। एक दर्दी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको, एक ऐसा मरीज़ जो गरीब हैं और वो मेंटल हेल्थ का पेशेंट है। तो सबसे ज़्यादा सफरिंग जो है उस व्यक्ति की होती है, क्योंकि
एक तो पहली चीज़ हमारे देश में ये तो पागल हैं, ये तो दिमाग से ये है, ये एक जो स्टीरियोटाइप है मेंटल हेल्थ इश्यू को, हम अगर किसी को पैर में फ्रैक्चर आ गया तो हम उनके साथ एक सिंपथी शेयर करते हैं कि वो क्या हो गया इनके साथ, इनको पैर में ये हो गया एक्सेट्रा, तो हम अपना दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति को अगर मेंटल इश्यू हुआ, मेंटल हेल्थ इश्यू हुआ, तो हम उसके ऊपर हंसते हैं। इसको हम मेडिकल प्रॉब्लम के तौर पर देखते ही नहीं हैं। होमलेसनेस से होपलेसनेस पैदा होती है, और जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, जब गरीबी होती है, तब दूसरे स्ट्रेस भी साथ आते हैं, और ये सारे स्ट्रेस की वजह से आपकी हालत जो है, आपकी हेल्थ जो है वो और ज़्यादा ख़राब होती है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज नींद का इश्यू है, और मेरा ये मानना है, जहाँ तक मैंने सुना है, पढ़ा है, तो जितने लोग नींद से दूर भागते जा रहे हैं, जितने लोग पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं, और सिचुएशन ये भी हो चुकी है कि आजकल ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसे हो गए हैं कि वो आपको आप अपनी नींद सेक्रीफाइस कर दीजिए लेकिन काम पूरा कीजिए। ये गुलामी, ये मॉडर्न वर्ल्ड की स्लेवरी है कि आपका जो एक बेसिक अधिकार है, आप खाना पीना आराम से खाइए, आप सांस लीजिए, आप नींद कीजिए, तो ये सारी चीज़ें, नींद को इग्नोर किया जाता है। जो लोग अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वो कभी भी क्वालिटी वाला वर्क नहीं कर सकते। कीप दिस थिंग इन माइंड। यूनाइटेड नेशंस ने $2 बिलियन अलग से फंड रखा है, और जो ऐसे अल्ट्रा वल्नरेबल हैं, जो ऐसे क्रोनिक डिजीज़ से पीड़ित हैं, तो उनकी मदद करना। तमिलनाडु सरकार ने एक इमरजेंसी केयर एंड रिकवरी सेंटर्स 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, 5 तो थे ही पहले, और 10 ऐसे खोले गए हैं, और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, नेशनल हेल्थ मिशन, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ इन चेन्नई, द बनियान एक मेंटल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट है, तो मिलकर ऐसे लोगों की सेवा या फिर मदद करेंगे, और साल में 1000 जितने ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट कर पाए, ऐसी फैसिलिटीज़ खोली जाएगी। वी नीड मोर काउंसलिंग ऑन दिस थिंग, वी नीड मोर प्रोग्राम्स ऑन दिस थिंग, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमें करती जानी है। आने वाले टाइम में जिस प्रकार से लोगों की नींद जा रही है, जिस प्रकार से स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तो और ज़्यादा मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हमें देखने को मिल सकते हैं, तो इसकी तैयारी आज से ही भारत को कर लेनी चाहिए। कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं। Prime Minister to interact online with fitness influencers and citizens at Fit India Dialogue। आज Fit India Dialogue होगा आज, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं ऐसे कुछ फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनके साथ एक इंटरेक्शन करेंगे। गवर्नमेंट ने जो SDRF स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड जो होते हैं, तो 35% पहले स्टेट्स इसका इस्तेमाल कर सकते थे, अब 50% कर दिया है, ताकि कोविड सिचुएशन को अच्छी तरीके से राज्य हैंडल कर सके। दुखद बात है कि हमारे जो सुरेश अनगड़ी मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवेज़ के थे, तो कोविड-19 की वजह से उनका निधन हुआ है, ये एक बहुत ही दुखद बात है। फिर G4 नेशंस के बारे में मैंने कल आपको प्रश्न पूछा था, तो G4 नेशंस जो हैं वो UN सिक्योरिटी रिफॉर्म्स के बारे में पुश कर रहे हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवी ने मिलकर एक एक्सरसाइज की, इसका नाम है पासेक्स, राइट। पासेक्स जो है पैसेज एक्सरसाइज, ये इंडियन ओशन में, ईस्टर्न इंडियन ओशन में की गई है, और जल शक्ति मिनिस्टर GS शेखावत ने एक वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट की UP MP के मिनिस्टर्स के साथ, और केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है उसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने की बातचीत यहाँ पर बताई है। दैट्स एवरीथिंग इन टुडे इज अ डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।